Hello everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the very first poem of Standard 10th, Dust of Snow, written by Robert Frost. I'm here not only to help you to comprehend the poem in a proper way, but also to tell you the poetic devices used in the poem and to help you in framing answers to the question that are given at the end of the lesson. Okay, so without any further ado, let's begin. Dust of Snow, written by Robert Frost. So before I start to explain the poem, let me tell you something about this poet. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे. इनका जो बर्थ हुआ था वो मार्च 26, 1874 में और जो डेथ हुई थी वो जनवरी 29, 1963 में हुई थी. ठीक है, ये जाने जाते थे कि ये जो रूरल लाइफ का डिपिक्शन बहुत ही रियलिस्टिक वे में किया करते थे. प्लस इनका जो कॉलोक्वियल लैंग्वेज पे जो होल्ड था वो बहुत अच्छा था, जिससे जो कॉलोक्वियल लैंग्वेज क्या होती है बेटा, रीजनल लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, तो उस पर इनका होल्ड इतना अच्छा था कि रीडर्स जब गो थ्रू होते थे ना तो दे फेल्ट कनेक्टेड. एंड देन इनकी जो सेटिंग होती थी वो न्यू इंग्लैंड 20th सेंचुरी के रूरल लाइफ पे जनरली बेस्ड होती थी और इन्होंने सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स जो कॉम्प्लेक्स थे उन्हें टच किया है अपनी पोम्स में. अभी ये जो हमारी पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें इसका जो थीम है वो है लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन गिव इनसाइट इनटू द रूल ऑफ द वर्ल्ड. यूल सी हियर, सी इट्स रिटन. ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें लगती हैं कि कोई मतलब नहीं है इनका, लेकिन ये हमें इस दुनिया का रूल समझा जाती हैं. ठीक है, दुखी होकर नहीं जिया जा सकता है. सुना होगा ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइव करने के लिए फिटेस्ट होना ज़रूरी है और वो सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है. दैट इज़ ऑल गिवन इन दिस पोएम. नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. राइट, डस्ट ऑफ स्नो. द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो क्या है कि एक हेमलॉक ट्री है. हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजनस ट्री होता है, मीनिंग दिया हुआ है नीचे. पॉइजनस ट्री होता है, छोटे छोटे इसमें स्मॉल फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे पॉइट बैठे हुए थे, लॉस्ट इन हिज थॉट्स, पूरे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे. और वो जो हेमलॉक ट्री है वो पूरा का पूरा इट इज़ लेडन विद स्नो. ठीक है, स्नोफॉल के बाद जो स्नोफ्लेक्स बचते हैं, फाइन स्नो बचता है, उससे वो पूरा भरा हुआ था. अचानक से कहीं से क्रो आता है और एक ब्रांच पे बैठता है. ठीक है, ब्रांच शुक होती है, हिलती है और वहाँ से जो स्नो था वो स्नोफ्लेक्स जो थे वो पॉइट के सिर पे आके गिर जाते हैं. ठीक है, और फिर ये बोल रहे हैं कि अचानक से ये जो स्नो गिरता है ना मेरे सिर पे, ये पूरा का पूरा जो मेरा मूड है वो चेंज कर देता है. क्यों? जैसे ये लॉस्ट है, अचानक से कुछ सिर पे गिरा और वो बाहर आया उन थॉट से. ठीक है, तो वो कह रहा है पूरा मूड चेंज कर देता है. और अभी तक का दिन जो इसने बर्बाद कर दिया था रिमोर्स में, रिपेंटनेस में, पछता रहा था वो चीज़ों को लेके, अब इसने डिसाइड किया कि जो रेस्ट ऑफ द डे है उसे वो यूटिलाइज करेगा और इन्जॉय करेगा वो बाकी का दिन. तो इस तरीके से ये जो डस्ट ऑफ स्नो छोटी सी चीज़ थी, इनसिग्निफिकेंट चीज़ थी, इसने पॉइंट का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया और वो पूरा दिन बदल दिया. जो वो बहुत दुखी था, सैड था, डिजेक्टेड था, उससे वो डिलाइटफुल मोड में आ गया. ठीक है, डिलाइटफुल मूड में आ गया. नाउ आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू. कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? सी, एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर. तो छोटी छोटी सी चीज़ें, हर छोटा एक्ट जो होता है वो अंतरात्मा को जगा देता है. ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है और हमें मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कुछ अच्छा करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से इस पोएम का जो मीनिंग है लिटरली वो समझा दिया मैंने तुम्हें. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. सी, सबसे पहले तो बेटा देखो कि ये है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये जो टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो लिखा है इसी में देख लो सबसे पहले कि मेटाफर यूज़ हुआ है. मेटाफर कौन सा? इम्प्लाइड सिमिली होता है, जिसमें हम लाइक या एज से कंपेयर नहीं करते हैं. दो चीज़ें सीधे सीधे मतलब जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम. तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ये मेटाफर है.
ठीक है, क्या है, किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है ये? स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ मेटाफर यूज हुआ। अभी नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होती है बेटा? जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो एक इमेज क्रिएट होती है दिमाग में, वो हम कहते हैं कि यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो इमेजरी है। यहाँ देखो डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, जब मैं तुम्हें बता रही थी कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है पोएट और वो ऊपर से वो स्नोफ्लेक्स या डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर रहा है, तो कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं हम? एक सीन बन रहा है ना, तो उसे इमेजरी बोलते हैं। तो यहाँ इमेजरी यूज हुआ है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबलिज्म, तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये जनरली एसोसिएटेड होते हैं नेगेटिविटी के साथ, और इन्हें सिंबलाइज किया है इसी से कि कुछ ये नेगेटिव चीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ हैं, लेकिन इन्होंने पोटेंशियल शिफ्ट लाया है पर्सपेक्टिव में पोएट की। और तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिंबल है कि नेगेटिव चीज़ें हैं बट ये पॉजिटिव आउटकम्स भी देती हैं। तो वो सिंबलाइज किया है कि ये किस तरीके से नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं। ठीक है, नाउ एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है बेटा रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? वॉवल साउंड के अलावा, वॉवल AEIOU, इन सारे साउंड्स के अलावा जो भी साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो अब यहाँ देखो बिगनिंग ऑफ द वर्ड जो क्लोजली है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हैज़ गिवन माई हार्ट, है ना, ये देखो, ये देखो हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ H साउंड का रेपिटेशन आ रहा है ना, तो ये एलिटरेशन हो गया। और फिर देखो नेक्स्ट लाइन में देखो सेव्ड सम, तो स साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, ये भी एलिटरेशन है। तो यहाँ इन दोनों जगह एलिटरेशन यूज हुआ है। अब अगर हम कॉन्सोनेंस की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, एजोनेंस है, हाँ एजोनेंस। तो एजोनेंस की बात करें तो सेकेंड लाइन में देखो शुक ऑन, तो ओ साउंड का रेपिटेशन है, शुक डाउन ऑन मी। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया? एजोनेंस हो गया। नाउ एजोनेंस रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड एनीवेयर इन द वर्ड। अब इसमें ये नहीं है कि बिगनिंग में ही होगा तभी वो एजोनेंस होगा, नहीं, कहीं भी जहाँ वॉवल वर्ड का रेपिटेशन आ रहा है, स्ट्राइकिंग आ रहा है साउंड, तो वो एजोनेंस होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पूरे के पूरे पोएम में नेचर को पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, तो इसे पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। नाउ एंजैपमेंट, व्हाट इज एंजैपमेंट? एंजैपमेंट होता है जब एक लाइन, देखो इधर, जब ये जो एक लाइन है दूसरे में कंटिन्यू हो रही है और यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया है। ठीक है, तो इसे एंजैपमेंट बोलते हैं। अब देखना यहाँ पूरे के पूरा जो पोएम है वो सिंगल सेंटेंस में लिखा हुआ है ना, इसमें कहीं भी बीच में दिख नहीं रहा है कि मतलब देखो कहीं नहीं दिख रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ये पूरी की पूरी पोएम में एंजैपमेंट है। ठीक है, अगर एक लाइन में भी होता ना कि एक लाइन कंटिन्यू हो रही है दूसरे में और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो उसे भी हम एंजैपमेंट ही बोलेंगे एंजैपमेंट इन सो एंड सो लाइन। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट लाइन, यहाँ पूरी की पूरी पोएम में एंजैपमेंट है, सिर्फ लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एंजैपमेंट यूज किया है इन्होंने। नाउ लास्ट वन इज सिनेक्डेके। सिनेक्डेके में देखो हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, ये देखो जरा, अ चेंज ऑफ मूड। तो क्या मूड सिर्फ हार्ट का चेंज हुआ है? मूड तो पोएट का चेंज हुआ था ना। तो सिनेक्डेके होता है व्हेन होल इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट और अ पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग होल। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बता देती हूँ तुम्हें कि सिनेक्डेके क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि इंडिया हैज़ वन द मैच। ठीक है, तो इंडिया हैज़ वन द मैच, बेसिकली किसने जीता है मैच? एक टीम है जिसने मैच जीता है ना, लेकिन हम उसे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? इंडिया। तो एक पूरा का पूरा होल एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे हमें समझ में आता है कि इंडियन टीम नहीं जीता है, लेकिन हम बोलते हैं इंडिया जीत गया, है ना, तो वो सिनेक्डेके है। या फिर हम बोलें बेस्ट ब्रेन्स आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, तो बेस्ट ब्रेन्स, ये सिर्फ दिमाग नहीं जा रहा है, ह्यूमन बींग्स जा रहे हैं, तो वहाँ एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे सिनेक्डेके बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ हैज़ गिवन माई हार्ट, तो जो हार्ट है वो सिर्फ हार्ट का मूड चेंज नहीं हुआ है, वो पोएट का मूड चेंज हुआ है, लेकिन हार्ट से हमें समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिनेक्डेके है। इस तरीके से यहाँ पोएटिक डिवाइसेस खत्म होती हैं। इतने ही पोएटिक डिवाइसेस हैं, आई थिंक इनफ है, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं तुम लोगों को। अभी ये देखो, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ प्रोसीड हो रहे हैं।
The very first question is, what is a dust of snow? Why does the poet say has What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? The dust of snow means the fine particles or flakes of snow that remains on the surface after the snowfall. अभी dust of snow जैसा मैंने कहा कि वो powdery snow तुम लोग कह सकते हो या fine snow कह सकते हो या flakes of snow कह सकते हो, तो वही लिखा हुआ है मैंने, fine particles या flakes of snow particles are known as dust of snow या are called here as dust of snow. और ये क्या है कि what does the poet से हैज चेंज्ड हिज मूड? तो जो सडन शार था ना इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ स्नो, उसी ने उसका मूड चेंज किया था. यही लिखा था, सडन शार इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. अभी कह रहे हैं कि हाउ द पोएट्स मूड चेंज, कैसे चेंज हुआ था? तो उसका सैड या डिजेक्टेड मूड से अभी वो ब्लिसफुल मूड में था. ठीक है, तो द poet was in a sad or dejected mood, but when snow dust fell on him, his spirit revived, he felt refreshed, he got ready to utilize and enjoy the rest of the day. ठीक है, तो this answer I have written here. Now, how does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. Questions हैं, what are the birds that are usually named in poems? Do you think crow is often mentioned in poem? What images come to your mind when you think of a crow? अभी कौन कौन से birds जनरली पोएम में यूज़ होते हैं? तो कौन कौन से बर्ड्स यूज़ होते हैं? जनरली होते हैं मैना यूज़ होता है, स्पैरोज यूज़ होते हैं, नाइटिंगेल यूज़ होते हैं, पीकॉक यूज़ होता है. वाई? बिकॉज दे आर कंसर्न विद ब्यूटी एंड नेचर. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या क्रो जनरली मेंशन होता है? नहीं. यहाँ जो पोएट हैं उन्होंने अपना जो मूड है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए यहाँ क्रो यूज़ किया है. और कौन से इमेजेस हमारे दिमाग में आते हैं? ये बैड ओमेन की तरीके से माना जाता है, बचपन से ही ये थॉट्स इंस्टिल कर दिए गए हैं. ब्लैक है, हार्श वॉइस है, तो थोड़ा सा नेगेटिव इसके बारे में हम सोचते हैं क्रो के बारे में. तो वही सेम आंसर लिखा है. जनरली वी कम अक्रॉस बर्ड्स लाइक पीकॉक, पैरट, कुकू, मैना, नाइटिंगेल और स्पैरोज इन पोएम्स कंसर्न विद नेचर एंड इट्स ब्यूटी. Here Frost has taken a totally different approach as he chose a crow which is not often used in poems. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. Frost has used a crow in this poem to indicate sorrow and foreboding. Now next one is again, what's a hemlock tree? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि भाई कोई खूबसूरत बर्ड के बारे में इन्होंने क्यों नहीं लिखा है, क्यों क्रो को लिया है, ऐसे ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमलॉक ट्री क्यों लिया है. जो बाकी के ट्री हैं जैसे मैपल है, ओक है, पाइन है, इनका यूज़ क्यों नहीं किया? तो क्योंकि फिर से वही बात है कि अपना मूड और फीलिंग ये सिंबलाइज करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे. तो अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. इट इज गिवन इन द बुक ऑलरेडी. The poet has employed a hemlock tree instead of a more beautiful tree like an oak, maple or pine tree as he wanted to symbolize his mood and feelings of sadness and regret. And the next question is, what do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉय या सॉरो? बट ऑब्वियस है सॉरो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये. और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस लिए स्टैंड कर रही है, जॉयफुल मूड या होप. ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं इसमें. सेम आंसर आई हैव रिटन. द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय the poet in this materialistic world. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree is the symbol of natural joy and energy and hope also you can write. Okay, hope is also a suitable answer for this, which brings happiness and optimism to the poet and changes his depressing and remorseful mood. Now the last question is, okay, have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? ये ओपन एंडेड दो क्वेश्चन है, बट life is never a bed of roses. So every one of us have experienced sorrow sometimes. तो लिख सकते हैं, yes, everyone feels hopeless or depressed at some time. There have been innumerable times when I too have felt the same.
Sometimes such moments were aroused by other people's behavior and attitude, and sometimes due to my own conduct. Whenever I feel sad or hopeless, I try to go on a long drive with light music to watch the sunset, and that tends to cheer me up immediately. Or sometimes I play with stray dogs or puppies, that helps me to regain my mental strength. तो ये सारे आ सकते हैं इसमें, ठीक है। या फिर तुम लोग इसमें अपना भी लिख सकते हो, कभी भी मूड खराब हो तो तुम लोग क्या प्रेफर करते हो उस मूड से, उस खराब मूड से अपने आप को लिफ्ट अप करने के लिए, ठीक है। दैट ऑल्सो यू कैन राइट। एंड हियर इट्स द एंड ऑफ द पोएम। I'm sure you are able to comprehend the poem, and if so, please like, share, and subscribe. Grateful to you all. Thank you so much.